हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ एमसीक्यू टेस्ट नंबर 59, टुडे वी सॉल्व मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम आईआर की जो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है कि लाइक एनएमआर, ओके, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, ओके, एआईआर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले जान लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी डिफाइन एज द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड लाइट। ओके, इंटरैक्शंस जब होती है बिटवीन द मैटर एंड लाइट, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी चेंजेस मिलते हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं, और वो जो टेक्निक हो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वर्ड है उसको हम सेपरेट करें तो एक ये आपको मिलेगा कि SPECTRUM, ओके, मतलब कि एक स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है, प्लस उसके रिलेटेड जो स्टडी है, ओके, वो हो जाएगी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके अंदर हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि जिसमें से एक फेमस टेक्निक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ए वेरी पावरफुल टेक्निक विच यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड identification of the molecule structure as well as having a various quantitative applications in within analytical chemistry. हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है इसके अंदर अलग अलग रीजन्स होते हैं। कि एक होता है यूवी विजिबल, यूवी का रीजन होता है, फिर विजिबल लाइट का रीजन होता है, फिर आईआर का अपना खुद का एक रीजन होता है, एक्सरे का रीजन होता है। तो जब कोई आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, तो उसमें से जब आईआर रीजन की हम बात करते हैं और उसके रिलेटेड हम जो टेक्निक डेवलप करते हैं वो हो जाएगी आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसकी जो मेन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस रहती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, अलग अलग जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, इसके अंदर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे पहले बेसिक देखें तो उसके अंदर सबसे पहले ज़रूरी होता है एक लाइट सोर्स का। ओके, तो लाइट सोर्स के अंदर नर्नस्ट एक सोर्स है, ग्लोबर सोर्स है, ग्लोबर सोर्स, मर्क्यूरी आर्क, टंगस्टन फिलामेंट एंड इनकैंडेसेंट लैम्प। तो ये अलग अलग लैम्प्स यूज़ होते हैं कि जो होते हैं एक लाइट का सोर्स। क्योंकि जब भी आपको कोई स्पेक्ट्रम तैयार करना हो तो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए ज़रूरी होती है एक लाइट सोर्स, और ये लाइट सोर्स ऐसे है कि जो इमिट करते हैं इंफ्रारेड जो रेज हम कहते हैं आईआर, तो वो इमिट करते हैं ये लाइट सोर्सेज। उसके बाद ज़रूरी होता है उसको डिटेक्ट करना, तो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं कि लाइक थर्मल डिटेक्टर्स, थर्मोकपल, बोलोमीटर, थर्मिस्टर, गोले सेल, फिर फोटोन, सेमीकंडक्टर, पायरो इलेक्ट्रिक एंड FTIR, तो वगैरह हो गए उसके डिटेक्टर। उसके बाद ज़रूरी होता है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे है पॉलीस्टायरीन की फिल्म यूज़ होती है एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। और टाइप ऑफ सैंपल, तो कौन से टाइप के सैंपल आप उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप के आप यूज़ कर सकते हैं। और जो ग्राफ बनता है वो बनता है परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर। ओके, परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर का जो ग्राफ तैयार होता है इन्हें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो बेसिक है इसमें से भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द डिटेक्टर यूज इन आईआर, आइडेंटिफाई द लाइट सोर्स विच इज़ यूज इन आईआर, आइडेंटिफाई द रेफरेंस स्टैंडर्ड, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्राफ इन ए आईआर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये होता है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंगल बीम
IR इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले जो हमने बात की कि लाइट सोर्स होता है, उसके बाद ये आपका सैंपल में से ये लाइट सोर्स पास होता है, फिर और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स, एंड लास्ट में है आपके पास डिटेक्टर, और डिटेक्टर जो है वो अटैच किया होता है विद द कंप्यूटराइज सिस्टम की, जहाँ पे आपको मिलता है IR स्पेक्ट्रम। तो उसी पर से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकती है अलग अलग जो हमारे सैंपल्स होते हैं उसकी। सो get the study material of Pharmarox on our mobile app. Download the Pharmarox Android application on Google Play. Get the test series on Pharmarox app. In that you will get 365 premium test in 365 days. Price is just ₹100, is like 28 paisa per day. You will get instant test result, proper result analysis, and get your rank based on your performance. So download the Pharmarox Android application on Google Play. For study material and test series, download the app Pharmarox. So our today's test, MCQ test number 59. Topic is infrared spectroscopy and subject is pharmaceutical analysis. The question number 1 is, far infrared has been less investigated than the other two regions. However, it has been used with the inorganic molecules. The range of this फार IR रीजन इज। तो जो IR स्पेक्ट्रम के जो अलग अलग 3 रीजन होते हैं उसमें से जो फार IR रीजन है उसकी वेवलेंथ जो कितनी हो सकती है, यहाँ पे लिखा है कि 400 टू -300 सेंटीमीटर इनवर्स, 400 टू 4000, 4000 टू 12820 एंड ऑप्शन डी इज 10 टू 400। तो हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर फॉर फार इंफ्रारेड रीजन, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 400 टू 333 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है कि ये जो रीजन है, ओके, 333 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स की जो है फार IR की, जिसको फिंगरप्रिंट रीजन के तौर पे भी जाना जाता है। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हैवी एटम्स, मॉलिक्यूलर स्केलेटन, वाइब्रेशन, टॉर्सन्स एंड क्रिस्टल लेटाइस वाइब्रेशंस वगैरह जो होते हैं ये रीजन में होते हैं। तो अच्छे से ये तीनों रीजन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है रीजन नंबर 1 नियर इंफ्रारेड, रीजन नंबर 2 मिड इंफ्रारेड, एंड जो तीसरा रीजन है वो है यहाँ पे फार इंफ्रारेड। तो आपको जस्ट ये खासकर याद रखनी है वेवलेंथ या फिर वेव नंबर्स। तो ये है 300 टू 400 तक हो गया फार का, फिर 400 से लेकर 4000 तक का है ये मिड IR वाला, और 4000 से लेकर 12820 तक का है नियर IR का। तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेचिंग अलग अलग मॉलिक्यूल्स का दिखा हुआ है कि C डबल बॉन्ड C कौन से रीजन में पड़ेगा, C बॉन्ड C कौन से रीजन में। तो यहाँ से भी आप जान सकते हो रिगार्डिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। और फार के बारे में आपको ये खास याद रखना है कि जो फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो कौन से रीजन में पड़ता है, तो वो है फार IR के अंदर फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो पड़ता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन कि नियर इंफ्रारेड का जो रीजन की जो है कि पुअर इन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ ओवरटर्न्स एंड कॉम्बिनेशन बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन इन द मिड इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब कि ये जो है एरिया उसके अंदर पुअर स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन है, मतलब कि इतना पर्टिकुलर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर जो मिड IR है कि जो एकदम परफेक्ट रिजल्ट देते हैं कि लाइक प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके, कि जिसके कारण आपको C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड एंड जो अलग अलग हम IR रीजन याद रखते हैं कि C बॉन्ड C के लिए कितना है, C डबल बॉन्ड C के लिए कितना है, C बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो उसके बारे में जो
हमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिल जाती है मिड IR के अंदर। और सबसे नीचे का कि जो फार IR हम कहते हैं हैज़ बीन लेस इन्वेस्टिगेटेड देन द अदर टू रीजन, हाउएवर इट हैज़ बीन यूज विथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए फार IR की जो फिंगरप्रिंट रीजन भी हम कहते हैं, एंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसके लिए है मिड IR। और इसकी ये वैल्यूज़ आपको खास याद रखनी है वेवलेंथ एज वेल एज वेव नंबर की। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C बॉन्ड C। यहाँ पे है हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन। तो क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड 2 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो पूछा गया है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 तरह के प्रिंसिपल पे मेन काम करती है। तो एक होता है कि बॉन्ड को आप स्ट्रेच करते हो, ओके, तो वो बन जाता है बॉन्ड स्ट्रेचिंग, ओके, और दूसरा है कि बॉन्ड को आप करते हो बेंड, ओके। तो ये 2 टाइप की मेन मैकेनिज्म प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इन्हें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके रिलेटेड जो स्ट्रेचिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C बॉन्ड C। तो ये होगा उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका हम जानते हैं एक्सप्लेनेशन, तब आपको ये इजीली ख्याल आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल MCQ, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फोर्स कांस्टेंट ट्रेंड एज फॉलोइंग। कि जो फोर्स कांस्टेंट ट्रेंड है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो उसके रिलेटेड अब हम जो बनाए तो C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C बॉन्ड C। तो इस तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, कि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि 1 2 3 ऐसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड के लिए, फिर डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। सो जैसे जैसे बॉन्ड जो है वो सिंगल होते जाते हैं, ऐसा स्ट्रेचिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है। कि सिंपली हम सोचे कि किसी बॉन्ड को आपको खींचना है, ओके, तो समझो कि वो सिंगल बॉन्ड होगा तो आप उसको इजीली खींच सकोगे कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। अब हाउस होल्ड एग्जाम्पल कोई देखे कि समझो कि आपको कोई 3 पर्सन्स को खींचना है, फिर 2 पर्सन को, और एक लास्ट में है सिर्फ एक ही पर्सन, तो आप सबसे इजीली किसको खींच पाओगे, ओनली 1 को। फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी सेकंड के अंदर, और फिर डिफ़िकल्टी होगी सबसे ज़्यादा थर्ड के अंदर। तो इसी तरह से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, कि सबसे पहले है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड फिर सिंगल बॉन्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन अप्रोक्सीमेट position wave number of spectral band and can derive some qualitative relationship using Dalton's law, Ohm's law, Fick's law या फिर Hooke's law। तो जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बॉन्ड के बीच में होते हैं स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, ओके, तो मेन जो स्ट्रेचिंग प्रिंसिपल होता है, तो उसके रिलेटेड कौन सा लॉ मेन काम करता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन अप्रोक्सीमेट पोजिशन द wave number of the spectral band and we can derive some qualitative relationship। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुक्स लॉ। तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हुक्स लॉ होता है, कि समझो कि यहाँ पे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एक ऐसे स्प्रिंग है उसका, तो स्प्रिंग को आप सबसे पहले खींचते हो, ये है नॉर्मल पोजीशन वाली स्प्रिंग नंबर 1, ओके। अब यही स्प्रिंग को आप कोई प्रेशर अप्लाई करते हो या फिर उसको स्ट्रेस अप्लाई करते हो,
तो समझो कि आप यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो वो फिक्स है, कि समझो कि आप 50 न्यूटन जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे जो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई वो हुई x। ओके, अब समझो कि ये रिलेशनशिप लीनियर होगा, तो अब समझो कि 50 की जगह अब 100 न्यूटन आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, तो ये लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, जो x है उसकी जगह हो जाएगी डबल x। तो यही प्रिंसिपल है मेन ये हुक्स लॉ का, कि हुक्स लॉ डिफाइंस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक रीजन। कि जब ऐसी कोई इलास्टिक रीजन होता है तो तब आप समझो कि कोई फिक्स कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो सामने वर्क भी इतना फिक्स ही होता है, कि समझो कि 50 न्यूटन फोर्स लगाने से x काम होगा, तो लीनियर रिलेशनशिप जब हो जाएगी तो अब आप समझो कि 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो वो लेंथ इंक्रीज होकर हो जाएगी 2x। अब यही सिलसिला समझो कि आप आगे बढ़ाते हो, 150 जितना प्रेशर लगाओगे फोर्स तो वो हो जाएगा फिर 3x। तो ये जो रिलेशनशिप जो है वो लीनियरली धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, और फिर एक कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी कि स्प्रिंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो आप फोर्स अप्लाई करोगे फिर भी वहाँ से वो आगे जो है वो स्ट्रेचिंग उसका नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगी उसकी लिमिटेशन। तो ये इक्वेशन इसके लिए काम करता है कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, कि सिग्मा जो है वो आपका स्ट्रेस मतलब कि जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो, फिर जो ई है कि मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको यंग्स मॉड्यूल भी कहा जाता है, एंड एप्सिलॉन जो है वो स्ट्रेन, कि स्ट्रेन मतलब कि जो यह कितना ये उसकी लेंथ जो है वो लंबी होती है, कितनी जो स्प्रिंग जो है वो खींचती है ड्यू टू दिस फोर्स। ओके, कि यहाँ से आप स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेस के कारण जो आपको स्ट्रेन मिल रहा है, तो उनके बीच में होता है लीनियर रिलेशनशिप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। सो अब रिलेशंस देखे कि द हुक्स लॉ इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ऐसा नियम है कि जब कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर द एक्सटेंड और कॉम्प्रेस स्प्रिंग, कि समझो कि ये स्प्रिंग को आपको एक्सटेंड करना है या फिर उसको कॉम्प्रेस करना है, तो उसका ये जो डिस्टेंस x जो हमें मिलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विद द फोर्स। ओके, कि ये जो डिस्टेंस x है, कि समझो कि सिंपल में लिखता हूँ कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू द x। ओके, कि जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ये जो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, और वो जो इंक्रीज होगा इन ए लीनियरली स्केल, x स्केल्स लीनियरली, कि जो आगे हमने बात की कि 50 न्यूटन प्रेशर है तो x इंक्रीज होता है, 100 न्यूटन प्रेशर होता है तो समझो हो जाएगा वो 2x। वैसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा एज यू विल इंक्रीज द स्ट्रेस और यू विल इंक्रीज द फोर्स। सो दिस इज रिगार्डिंग हुक्स लॉ, दैट इज वेयर k is the constant factor characteristics of the spring. Its stiffness and x is the small compared to the total possible deformation of the spring. So मेन आपको यही याद रखना है कि x f प्रोपोर्शनल टू द x, ये जो रिलेशनशिप आप इजीली याद रखोगे, और f इज इक्वल टू हो जाएगा समझो कि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लिख ले तो k इंटू एक्स, और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी काम हो सकता है और नेगेटिव में, इसलिए हम यहाँ पे लिख ली होगी माइनस साइन। सो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी हम लिख सकते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। Molecular vibrations are mainly of two types, fundamental vibrations and non-fundamental vibrations, which is comes under the out of plane bending fundamental vibration। तो molecular vibrations जो होते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा molecular vibrations जो है वो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग के अंदर है इन फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो ऑप्शन है हमारे पास 4, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, सीजरिंग एंड रॉकिंग, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, एंड ओवरटर्न कॉम्बिनेशन टर्न और फर्मी रेजोनेंस। तो करेक्ट आंसर है उसका वैगिंग एंड ट्विस्टिंग।
तो अब ये आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने जो एक्सिस ऊपर क्या करते होते हैं, वाइब्रेशंस। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के अंदर चेंजेस जब आप लाते हो तो दो तरह से होते हैं। एक होता है कि ये स्ट्रेचिंग होता है, ओके, और दूसरा होता है बेंडिंग। ओके, तो स्ट्रेचिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि वैलेंस बॉन्ड वाइब्रेशंस, ओके, कि वैलेंस बॉन्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं कि जिसके कारण आपको मिलता है स्ट्रेचिंग। एंड बेंडिंग के अंदर क्या होता है, डीफॉर्मेशन वाइब्रेशंस, कि जिसके अंदर बेंडिंग होता है। कि समझो कि नॉर्मल यहाँ पे दो बॉन्ड है, ओके, ये वाला बॉन्ड एंगल है कि समझो कि बॉन्ड एंगल है 100, ओके। अब बेंड होने के बाद क्या होगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा तो 100 से डिक्रीज होके वो बॉन्ड एंगल हो जाएगा, समझो कि हो रहा है 80। तो बेंडिंग के अंदर क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो गया, कि जिसके दो टाइप पड़ते हैं, कि जिसके अंदर एक है कि जो इन प्लेन होता है वो है सीजरिंग एंड रॉकिंग, और जो आउट ऑफ प्लेन जो हमें बेंडिंग वाइब्रेशंस मिलते हैं वो है वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। जबकि स्ट्रेचिंग के अंदर दो टाइप पड़ते हैं, कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। मतलब कि सिमेट्रिकल में जब स्ट्रेचिंग में क्या होगा, बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, कि समझो कि नॉर्मल बॉन्ड लेंथ आपकी ये है एंगस्ट्रॉम में हम लेंगे तो समझो कि 100 एंगस्ट्रॉम है, ओके, 100 एंगस्ट्रॉम। तो स्ट्रेचिंग के कारण वो हो सकती है 120 भी हो सकती है। तो ये हो गया स्ट्रेचिंग। अब दोनों बॉन्ड का सिमिलर स्ट्रेचिंग होता है तो हम कहोगे सिमेट्रिकल, और डिफरेंट होगा तो उसको हम कहेंगे असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो फिर से उसको अच्छे से समझते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस को, कि ये है आपके पास ये स्ट्रेचिंग। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब कि स्ट्रेचिंग में क्या होती है, इंक्रीज लेंथ। जो हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था कि जो स्प्रिंग है उसको हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स, तो इस तरह से उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। तो सिमिलरली समझो कि कार्बन ये बॉन्ड है, ओके, तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंटेड करें, ओके, कि ये है कार्बन, ओके, उसके साथ समझो कि ये दो मॉलिक्यूल्स अटैच, कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी समझो ऑक्सीजन है, ओके। तो समझो कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेचिंग होता है, तो सिमिलरली समझो कि ये लेंथ थी 50, ये भी लेंथ थी 50, ओके। तो समझो कि ये 50 से इंक्रीज होकर हो जाता है 100, ओके, कि सी बॉन्ड सी ये जो था ये 50 है, ये भी 50। अब स्ट्रेचिंग होने के बाद ये पोजीशन हो रही है इस तरह से, ओके, थोड़ी इंक्रीज हो गई है, कि समझो कि ये हो गया 75, ये भी हो गया लेंथ 75। तो ये हो गया स्ट्रेचिंग, बॉन्ड स्ट्रेचिंग, और दोनों बॉन्ड की स्ट्रेचिंग सेम हुई है, इसके लिए हम इसको कह सकते हैं सिमेट्रिकल, ओके, कि सिमेट्रिकल सेम हुआ है, ये भी 75, ये वाला बॉन्ड भी 75। तो ये हो गया सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब समझो कि ये एक 75 है, ओके, बट सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि ये जो नॉर्मल है, ओके, कि समझो कि यहाँ पे हम कार्बन्स लेते हैं, ओके, फिर से देख लेते हैं कि ये है आपका यहाँ पे कार्बन, उसके पास ये दो ऑक्सीजन है, ओके, ये है 50, ये भी है 50, बट एक जो है उसका हो रहा है ओनली, ये हो गया 75 और ये हो जाता है 60। तो ये जो हुआ वो हम कहेंगे असिमेट्रिकल, ओके, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, क्योंकि दोनों जो स्ट्रेचिंग हो रहे हैं वो हो रहे हैं डिफरेंट, कि ये वाला जो स्ट्रेचिंग हो रहा है, ओके, वो है ओनली 60 और ये वाला हो रहा है 75। तो ये है फंडामेंटल वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, कि दो हो गए सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिक। फिर होता है बेंडिंग। तो बेंडिंग में इन प्लेन बेंडिंग को हम कहते हैं सीजरिंग एंड रॉकिंग, एंड आउट ऑफ प्लेन जो बेंडिंग होती है उसको हम कहते हैं वैगिंग एंड ट्विस्टिंग।
फिर जो नॉन फंडामेंटल हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं उसको हम कहते हैं ओवरटर्न्स, कॉम्बिनेशन टर्न्स एंड फर्मी रेजोनेंस। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस, फाइंड आउट द ट्रू वन। हियर वी हैव द 4 डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ PQRS पैटर्न, और नीचे 4 ऑप्शन है PQRS के कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वन। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PQRS ऑल आर द ट्रू। तो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस के बारे में हमें 4 अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, वो चारों सेंटेंस कैसे है करेक्ट कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूअस चेंज इन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। स्ट्रेचिंग बेंडिंग रिक्वायर द मोर एनर्जी सो अपीयर एट शॉर्टर वेवलेंथ। तो अब देखते हैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कि सीजरिंग सबसे पहले कि व्हेन 2 एटम्स मूव अवे और क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर। सीजरिंग जो किसके अंदर होता है, बेंडिंग के अंदर। ओके, तो बेंडिंग के अंदर क्या होगा कि समझो कि ये जो एटम्स है कि ये दो एटम्स है, ओके, सीजरिंग हो रहा है तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं या फिर एक दूसरे के दूर जाएंगे। ओके, ये डायरेक्शन या फिर एक दूसरे के दूर, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मीन्स मूव अवे और क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर, कि एक दूसरे के पास आएंगे या फिर एक दूसरे के दूर जाते हैं, जिसको हम कहेंगे सीजरिंग। जैसे सीजर होता है कि सीजर के अंदर दोनों उसके जो होते हैं पॉइंट्स, कि यहाँ पे समझो कि ये सीजर मान लो तो एक दूसरे के पास भी आएंगे, एक दूसरे के दूर भी जाएगा। नेक्स्ट है रॉकिंग, चेंज इन एंगल बिटवीन ए ग्रुप ऑफ एटम्स। रॉकिंग के अंदर क्या होगा है, एंगल चेंज होता है इन ए बिटवीन द ग्रुप ऑफ एटम्स। उसके बाद थर्ड है वैगिंग, चेंज इन एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम, कि ये जो एक ही प्लेन जो बनेगा उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है वो सभी के अंदर क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होंगे एक ही प्लेन के अंदर। ओके, इन प्लेन एंड आउट प्लेन। तो ये हो गया आपका वैगिंग। एंड आफ्टर दैट ट्विस्टिंग, चेंज इन एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ 2 ग्रुप ऑफ एटम्स, कि 2 अलग अलग ग्रुप्स के जो एटम है उसके अंदर जो है वो चेंज होगा, तो वो होगा आपका ट्विस्टिंग। तो ये है ट्विस्टिंग, वैगिंग, सीजरिंग एंड रॉकिंग। ये चारों आपको अच्छे से याद रखने हैं रिगार्डिंग द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर जो इसका जो सेकंड प्लेन हमारा है कि इन प्लेन बेंडिंग, इफ ऑल द एटम्स आर ऑन द सेम प्लेन। आउट प्लेन बॉन्डिंग मतलब इफ 2 एटम्स आर ऑन ए सेम प्लेन वाइल 1 एटम इज ऑन ऑपोजिट प्लेन। ओके, कि जब 2 एटम्स आपके कोई एक प्लेन के अंदर ही हो और दूसरे एक एटम जो है वो कोई ऑपोजिट प्लेन के अंदर है, तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो ये आपको बेंडिंग के बारे में अच्छे से याद रखना है, बेंडिंग वाइब्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिस्टोरिंग फोर्स F टू द डिस्प्लेसमेंट Q इन हुक्स लॉ। ओके, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है Q, ओके, कि जिसको हम X भी कई बार लिखते हैं, एंड रिस्टोरिंग फोर्स F, तो उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो F इज इक्वल टू माइनस KQ, F इज इक्वल टू KQ, F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू माइनस KQ स्क्वायर। तो जो आगे मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जब कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो भी स्ट्रेचिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि F प्रोपोर्शनल टू X। अब समझो कि हम F के बजाय लेते हैं कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया था, ओके, कि जो रिस्टोरिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो है माइनस F। ओके, वो भी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा X के। तो X के बजाय समझो कि आप लिखते हो Q, तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा X की जगह Q। अब आप कर रहे हो इसको रिस्टोर, मतलब कि वापस उसके मेन पोजीशन में लाते हो कि इस तरह से कोई स्प्रिंग थी उसको आपने खींचा, लेंथ इंक्रीज की और अब आप फोर्स रिलीज कर रहे हो,
तो फिर से वो अपने मेन पोजीशन में फिर से हो जाएगी, तो उसके कारण यहाँ पे ज़रूरी है साइन माइनस। अब प्रोपोर्शनलिटी निकाल के अब इक्वल टू रखेंगे तो वहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर रखना होता है कि एफ इज इक्वल टू फिर माइनस के इंटू क्यू। तो सही आंसर हो गया हमारा फर्स्ट, एफ इज इक्वल टू माइनस के क्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स इन न्यूटन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एफ, द स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस के एंड एक्स अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन मेजर इन ए मीटर के। कितना एक्सटेंशन होता है ये स्प्रिंग के अंदर, कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स हम कहते हैं एफ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स की बजाय समझो कि आप क्यू लिखो तो भी चलता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द हुक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, interactions between the fundamental vibrations and overturns over the combination turn is called nuclear resonance, rocking, scissoring और Fermi resonance, और उसको हम कहेंगे Fermi resonance. So when a fundamental absorption couples with an overturn or combination band, most often observe for C double bond O, कि जिसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम फर्मी रेजोनेंस के बारे में कि इंटरैक्शंस बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड ओवरटर्न ओवर कॉम्बिनेशन टर्न। तो एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो जो रेजोनेंस तैयार होता है उसको हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। सेकंड है वो है कॉम्बिनेशन टर्न, वीक बैंड्स दैट अपीयर्स ओकेजनली एट फ्रीक्वेंसीज दैट आर some difference of two or more fundamental band is called a combination turns. And second is overtunes, means these are the observed at twice frequency of the strong band. Example is a carbonyl group. तो ये तीनों में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फर्मी रेजोनेंस CO2, ओवरटर्न्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप्स का एग्जाम्पल, और कॉम्बिनेशन टर्न का ये सेंटेंस आ सकता है कि जब वीक बैंड्स अपीयर होते हैं ओकेजनली एट फ्रीक्वेंसी दैट आर सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंडामेंटल बैंड। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ C बॉन्ड Cl, Br, CO एंड H। यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास कि हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीजिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हमें करना है डिक्रीज। तो कौन से वाले में करेक्ट रहेगा वो, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि C बॉन्ड H से लेकर C बॉन्ड Br तक हम जाएंगे तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो अब जानते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C बॉन्ड H से लेकर हम जा रहे हैं C बॉन्ड I Br की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो वही रीज़न है कि जब H, CO, Cl एंड Br के साथ जब कार्बन एटम अटैच होता है तब जैसे जैसे उनके मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होते जाते हैं, एटॉमिक मास इंक्रीज होते जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, सो ये खास रिलेशनशिप आपको याद रखनी है और उसी पर से ये क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा कि C बॉन्ड H सबसे ज़्यादा 3000 है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद C बॉन्ड C 1200 हो गई, C बॉन्ड O का हो गया 1100, फिर 600 एंड फिर 500। सो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये आपको रिलेशनशिप खास याद रखने की, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 होता है, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है ओके वैसे वैसे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। कि हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ कंबाइन होता है तो और भी एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। ओके, बट कंपेयर टू C बॉन्ड C उसका एटॉमिक मास कैसा है, बहुत ही कम है।
So this is regarding the mass of atom increase with frequency decrease. Which of the following is not a source used in mid infrared spectrophotometer? ओके तो ये अलग अलग जो IR के जो सोर्सेज होते हैं उसमें से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स यूज इन मिड IR. ओके तो उसका सही आंसर है हाई प्रेशर मर्क्यूरी आर्क लैम्प. तो मिड IR जो है उसके लिए ये 3 सोर्स खास इंपॉर्टेंट है कि नर्नस्ट ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स एंड निक्रोम वायर. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं अच्छे से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई प्रेशर मर्क्यूरी आर्क लैम्प. ओके ये वाला जो है हाई प्रेशर मर्क्यूरी आर्क लैम्प, तो वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो फार IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर वो यूज़ होता है. ओके तो स्पेशल हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प्स आर यूज मैक्सिमम रेडिएशन एट लेस देन 200 सेंटीमीटर इनवर्स. फिर जो दूसरे सोर्स है कि मिड IR के लिए जो सोर्स है नर्नस्ट ग्लोवर, आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके फिर ग्लोबर सोर्स एंड थर्ड इज द निक्रोम वायर. तो ये 3 सोर्स है मिड IR के लिए. एंड जो फार IR का जो मेन सोर्स है वो आपको याद रखना है मर्क्यूरी आर्क लैम्प. तो ये होगा रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ रेडिएशन. आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ग्लोबल सोर्स ऑफ IR रेडिएशन इज रोड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड हीटेड अप टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोड्यूस रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम 1 to 40 माइक्रोन एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ग्लोबल सोर्स ऑफ IR रेडिएशन, उसके बारे में कौन सा सेंटेंस सही है कि वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है, हीटेड अप टू 1003 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोड्यूस रेडिएंट एनर्जी 1 to 40 माइक्रोन, या फिर ऑल. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो जो सोर्सेज है कि जो ग्लोबल सोर्स, तो वो क्या है? तो एक रोड ऑफ ए सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड. लेंथ उसकी होती है मिनिमम 50 मिलीमीटर, डायमीटर होता है उसका 4 mm. उसके बाद जो उसका हीटिंग होता है अराउंड 1300 to 1700 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम रेडिएशन एट 5200 सेंटीमीटर इनवर्स एंड सेल्फ स्टार्टिंग होता है हाई इंटेंस बियॉन्ड 15 माइक्रोमीटर. तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकल सकते हैं रिगार्डिंग द IR सोर्स दैट इज ए ग्लोबर. अब ये क्वेश्चन ना आए तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द नर्नस्ट ग्लोबर. तो कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो रोड. फिर कंपोज ऑफ अर्थ ऑक्साइड सच एस जिरकोनिया, येट्रिया एंड थोरिया. तो ये 3 आपको याद रखने हैं, अर्थ के 3 ऑक्साइड, जिरकोनिया, येट्रिया एंड थोरिया. ये 3 ऑक्साइड्स का बना हुआ होता है ये नर्नस्ट ग्लोवर. हीटेड एट टेम्परेचर 1000 to 1008 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो रेड पॉइंट है वो आपके लिए है खास पिन पॉइंट फ्रॉम द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नर्नस्ट ग्लोवर. उसके बाद डायमीटर उसका होता है 2 mm. इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम रेडिएशन एट अबाउट 7100 सेंटीमीटर इनवर्ट्स एंड मोर इंटेंस देन ग्लोबल सोर्स. ग्लोबल सोर्स के कंपेयर में वो जो है वो काफ़ी इंटेंस है, मोर इंटेंस देन ग्लोबल सोर्स. क्वेश्चन नंबर 11. बोलोमीटर, अ टाइप ऑफ डिटेक्टर, इज ऑल्सो नोन एज अ रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर RTD, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, या फिर गोले सेल. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मिस्टर. तो यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं थर्मिस्टर्स कि जो बोलोमीटर्स को हम थर्मिस्टर भी कहते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंट थर्मोमीटर कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल सच एस प्लेटिनम और निकल. तो बोलोमीटर किसके बने हुए होते हैं? तो वो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्लेटिनम और निकल के बने होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के थर्मिस्टर्स होते हैं कि जिसको हम कहते हैं बोलोमीटर भी कहते हैं. फिर द वर्ड इज
portmanteau of thermal and resistance is dependent on temperature. ओके तो वही डायग्राम को दूसरी तरह के देते इस तरह से होता है ये बोलोमीटर की, जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर. क्वेश्चन नंबर 10, फॉर सॉलिड सैंपल इन IR फाइंड आउट द ट्रू वन. कि जब आपके पास सॉलिड सैंपल्स है तो सॉलिड रिड्यूस टू स्मॉल पार्टिकल्स लेस देन 2 माइक्रोन कैन बी एग्जामिन एज थिन प्लेस्ट और मूल. द मूल इज फॉर्म्ड बाय ग्राइंडिंग 2 to 5 milligrams ऑफ ए सैंपल इन द प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 drops ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑयल की, जिसको हम कहते हैं न्यूजल ऑयल. द रिजल्टिंग मूल इज देन एग्जामिन एज अ फिल्म बिटवीन द फ्लैट सॉल्ट प्लेट्स. और ऑप्शन डी है कि अनदर टेक्निक इज ग्राउंड अ मिलीग्राम ऑफ लेस ऑफ ए सैंपल विथ अबाउट 100 milligram ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड KBR, मतलब कि जिसको हम KBR पैलेट्स टेक्निक कहते हैं. तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है या गलत वो हमें फाइंड करना है, और सही आंसर है D PQRS ऑल आर द ट्रू. चारों सेंटेंस हमारे ट्रू है. तो जानते हैं अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन. तो ये जो न्यूजल है, ओके, तो न्यूजल क्या है, तो इस टाइप की ये जो टेक्निक डेवलप की जाती है कि सबसे पहले आपको मिक्स सैंपल विथ लिक्विड ऑयल, जिसको है मेनली मिनरल ऑयल के साथ आप जो है वो आपके सैंपल को मिक्स करते हैं. फिर ये जो सेकंड है, स्प्रेड इट ओवर द वन ऑफ द पेयर ऑफ NaCl प्लेट. ओके, कि ये जो एक प्लेट फिर ये है दूसरी प्लेट, दोनों प्लेट्स पे आप अच्छे से क्या करते हो, स्प्रेड कर देते हो. फिर आप बनाते हो उसकी सैंडविच ऑफ द सैंपल बिटवीन द 2 प्लेट्स, कि ये प्लेट नंबर 1 और ये है आपकी प्लेट नंबर 2, दोनों के बीच में आपका सैंपल क्या हो गया, सैंडविच. अब उसको आप करोगे एग्जामिन. सो न्यूजल इज ए ब्रांड ऑफ मिनरल ऑयल. मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक मूल इज ए न्यूजल मूल. द ऑयल और लिक्विड यूज मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन द IR रीजन और इंटरेस्ट, जो है नॉन वॉलेटाइल. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूजल मूल टेक्निक इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो IR के अंदर ये न्यूजल मूल टेक्निक यूज होती है फॉर अ सैम्पलिंग, कि जब आप सैंपल तैयार करते हो तो इस तरह से तैयार होता है बाय यूजिंग न्यूजल मूल. तो सैम्पलिंग टेक्निक इन IR, मूल टेक्निक, सॉलिड सैंपल प्लस हैवी मिनरल ऑयल कि जिसको न्यूजल कहते हैं, उसकी पेस्ट बना ली आपने. फिर दोनों जो सॉल्ट के प्लेट के बीच में उसको सैंडविच कर दिया. फिर देन डू स्पेक्ट्रल मेजरमेंट. न्यूजल इज ए हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड इन ए पैराफिन. तो न्यूजल क्या है तो वो भी आपको जान लेना जरूरी है कि इट इज़ ए हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड पैराफिन. अल्टरनेटिव टू न्यूजल इज ए हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन. तो ये भी पिन पॉइंट है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अल्टरनेटिव टू न्यूजल, इट इज ए हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन. आगे है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 2915 1462 1376 719 सेंटीमीटर इनवर्स. एंड डिसएडवांटेजेस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ ड्रग एंड न्यूजल सो सेम पिक. ये है उसके डिसएडवांटेज की जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो सेम होता है ड्रग एंड न्यूजल दोनों का. सो सॉल्व सच मोर MCQ कि जो अभी हमने सॉल्व किया कि आपको MCQ दिया, उसका सॉल्यूशन और फिर एक्सप्लेनेशन. तो यही पैटर्न से आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है फार्मरॉक्स ऐप पर वहीं पे मिल जाएगा. सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा सिर्फ 100 रुपीज़ ऑफ 1 ईयर इज़ लाइक 28 पैसा पर डे. सो ये है उसकी डिटेल्स. तो आप फार्मरॉक्स ऐप डाउनलोड करके ये सभी डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं ऑन अ ऐप. सो डाउनलोड द ऐप फार्मरॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले. गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.